जो आप पैसा देख रहे हैं, अब जांच फंडिंग से हो रही है, पीएफआई का कैश है, ये पीएफआई के जो मेंबर है उनके यहां रेड हुई जिसके बाद ये पैसा मिला है। तो अब जांच जो हो रही है कि आखिर पीएफआई को पैसा कहां से मिल रहा है, पीएफआई को कौन भेज रहा है पैसा। पीएफआई की विदेशी फंडिंग के सबूत मिले हैं कि विदेश से पैसा आ रहा है पीएफआई को। मुस्लिम सहानुभूति के नाम पर यह पैसा जुटाते हैं कि देश में मुसलमानों के लिए बहुत काम करना है, गरीबों के लिए बहुत काम करना है, जो जिनके पास रोटी नहीं उनके लिए काम करना है। इस नाम से ये खाड़ी देशों से पैसा जुटाते हैं। यूएई यानी संयुक्त अरब अमीरात से पीएफआई को बहुत पैसा मिल रहा है, जानकारी ये मिली है। रिपोर्ट है कि हर महीने 6 करोड़ 70 लाख की फंडिंग हो रही है हर महीने। पीएफआई का जो लिंक है पावर सप्लाई कंपनियों से, बिजली बनाने वाली कंपनियों से है। गल्फ देशों की ये कंपनियां पीएफआई की दरअसल मदद कर रही। इन कंपनियों के लोग पीएफआई को फंडिंग कर रहे हैं। करीब 30,000 लोग पीएफआई को पैसा भेज रहे हैं और एक महीने में एक शख्स 2,000 दे रहा है। 30,000 लोग अगर भेज रहे हैं, 2,000 एक शख्स दे रहा है, तो करीब 6 करोड़ से ज्यादा महीने में फंडिंग हो रही है। सिर्फ देश में जो फंडिंग हो रही है उसकी बारे में मैं आपको बता रहा हूं। कई और तरीकों से भी पीएफआई को पैसा मिल रहा है और बुक पब्लिकेशन से पीएफआई भी कमाई कर रहा है। सारे सोर्सेज हैं इनकम के। मैगजीन और सीडी से भी पीएफआई को पैसा मिल रहा है। केरल के कुछ एनजीओ पर भी फंडिंग का आरोप है पीएफआई की। इन एनजीओ के जरिए गल्फ देशों से पैसा आ रहा है जिसकी जांच हो रही है। फिलहाल पीएफआई की फंडिंग को लेकर जांच जारी है कि रेड के बाद अब क्या पीएफआई पर बैन की बारी है। पीएफआई पर कल आधी रात में एनआईए ने सबसे बड़ी छापेमारी की। एनआईए की टीम ने देश भर के 15 राज्यों में 93 ठिकानों पर एक साथ रेड की थी और इस दौरान आतंकी फंडिंग से जुड़े सबूत जुटाए गए। केरल से लेकर दिल्ली के शाहीन बाग तक हुई छापेमारी में 100 से ज्यादा पीएफआई सदस्य गिरफ्तार किए गए। अकेले केरल से ही 22 सदस्यों की गिरफ्तारी हुई थी। पीएफआई प्रमुख ओमा सालम को भी एनआईए ने गिरफ्तार कर लिया और अब पीएफआई को बैन करने की मांग तेज हो गई। लेकिन बैन होने पर भी पीएफआई ने प्लान बी तैयार किया है। सोचिए जरा, अगर सरकार यह सोच रही थी कि पीएफआई को बैन कर देंगे तो पीएफआई ने एक दूसरा प्लान तैयार किया है। आप बैन कीजिए लेकिन पीएफआई खत्म नहीं होगा। कैसे, ये आपको बता रहा हूं, देखिए जरा ग्राफिक दीजिए। पीएफआई का प्लान बी क्या है। बैन होने पर भी पीएफआई ने बाकायदा रणनीति बनाई हुई है। इसके लिए पीएफआई ने कई संगठन बनाए हैं। दरअसल पीएफआई ने एक दो नहीं, आधा दर्जन संगठन बनाए हुए हैं। प्रतिबंध लगने पर फिर से नाम बदला जा सके। इस तरह के संगठन करते क्या है कि आप उन्हें बैन करेंगे, कर दीजिए बैन। वो कई संगठन बनाकर रखते हैं नामों से। आप एक को बैन करेंगे वो दूसरे नाम से जन्म ले लेंगे, आप दूसरे को बैन करेंगे वो तीसरे नाम से जन्म ले लेंगे, तीसरे को बैन करेंगे तो चौथे नाम से। पीएफआई की स्थापना दरअसल 3 संगठनों के विलय से हुई थी। 3 संगठन इसमें जोड़े गए। आरोप है कि सिमी का बदला हुआ स्वरूप है पीएफआई, यानी सिमी का नाम चेंज करके पीएफआई हो गया। सिमी के कई नेता भी पीएफआई में शामिल रहे हैं। आरोप यह भी है भारत में सिमी पर बैन लगा तो उसी तरह से जैसे सिमी पर बैन लगा तो पीएफआई हो गया, पीएफआई पर बैन लगेगा तो कुछ और बन जाएगा। सबसे पहले 2001 में सिमी पर बैन लगा था और कई धमाकों में सिमी संगठन आरोपी रह चुका है। 2006 में पीएफआई की स्थापना की गई थी। देश विरोधी कई मामलों में पॉपुलर फ्रंट ऑफ इंडिया आरोपी है। ऐसे में पीएफआई पर कभी भी बैन लग सकता है। प्रतिबंध पर फिर से नाम बदलने की रणनीति है पीएफआई की। यही था प्लान बी। लेकिन ताज्जुब इस बात का कि समाजवादी पार्टी के एक नेता है शफीकुर रहमान बर्क। ऐसे संगठन, पीएफआई जैसे संगठनों के लिए उनके दिल में इतना रहम